अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं फिस्कल पॉलिसी के बारे में। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 17 है इस इकोनॉमिक्स की सीरीज़ का। अभी तक हमने 16 लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं और आज का जो लेक्चर है वो आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है फिस्कल पॉलिसी, मीनिंग, स्कोप एंड मेथोडोलॉजी। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं इस फिस्कल पॉलिसी के बारे में। क्या होती है ये फिस्कल पॉलिसी, क्यों गवर्नमेंट ये पॉलिसी अडॉप्ट करती है और इस पॉलिसी के क्या फ़ायदे हैं, ये सारी चीज़ें जानने की आज हम इस लेक्चर में कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले फिर एक बार मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि जो फ्रेंड्स हमारे इस चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, लेक्चर नंबर 17 फिस्कल पॉलिसी हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस फिस्कल पॉलिसी का मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? तो फिस्कल पॉलिसी जो है ये एक्चुअली फिस्कल वर्ड एक फ्रेंच वर्ड फिस्क से निकला है, जिसका मतलब है स्टेट ट्रेजरी। यानी एक स्टेट का जो खजाना होता है, ट्रेजरी होती है, फिस्क का मतलब वही होता है, स्टेट ट्रेजरी। तो स्टेट ट्रेजरी की जब यहाँ पे बात चली तो इसका मतलब है कि फिस्कल पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जो पॉलिसी रिलेटेड होती है टुवर्ड्स द यूज ऑफ स्टेट ट्रेजरी। यानी इस स्टेट ट्रेजरी में जो फंड्स हैं उनको कैसे यूज किया जाए ताकि गवर्नमेंट को कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स हासिल हो। यानी फिस्कल पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की जिस पॉलिसी के जरिए ये अपनी ट्रेजरी को यूज करके कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स, मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स हासिल करना चाहती है। ठीक है, तो ये होती है शॉर्ट में एक फिस्कल पॉलिसी। ये मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स जो है इनको हासिल करने के लिए एक पॉलिसी गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है और इस पॉलिसी को कहते हैं हम फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, तो ये एक जनरल डेफिनेशन है इसकी। आगे देखते हैं। फिस्कल पॉलिसी जो है ये एक ऐसी पॉलिसी है गवर्नमेंट की अंडर विच द गवर्नमेंट मेक्स इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द पैटर्न एंड लेवल ऑफ इट्स एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन and borrowings in order to achieve certain economic goals such as economic growth, employment, income equality, price stability, etc. तो क्या पता चला हमें यहाँ? देखिए, गवर्नमेंट की कुछ इनकम होती है और गवर्नमेंट कुछ एक्सपेंडिचर भी करती है। ठीक है, यानी गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी होता है, रेवेन्यू साइड एक, और दूसरा होता है एक्सपेंडिचर साइड। ठीक है, तो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू होता है और एक्सपेंडिचर होता है, इस रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को बैलेंस करने के लिए जो गवर्नमेंट के पास पॉलिसी होती है उस पॉलिसी को कहा जाता है फिस्कल पॉलिसी। यानी फिस्कल पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को इस तरह से बैलेंस करे ताकि गवर्नमेंट के जो डिजायर्ड गोल्स हैं, जो इसके मकासद हैं, लाइक गोल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, गोल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इनकम इक्वालिटी, प्राइस स्टेबिलिटी, ताकि ये सभी गोल्स गवर्नमेंट अचीव कर सके। ठीक है, तो फिस्कल पॉलिसी क्या है फिर? एक ऐसी पॉलिसी जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होती है। वो पॉलिसी गवर्नमेंट इस तरीके से अपना जो रेवेन्यू है और एक्सपेंडिचर है इस तरीके से इसको मैनेज करती है, इसको बैलेंस करती है ताकि जो गवर्नमेंट के गोल्स हैं, मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स लाइक इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, इनकम इक्वालिटी एंड प्राइस स्टेबिलिटी, ये सारे गोल्स जो है ये अचीव हो सके। तो ये होती है फिस्कल पॉलिसी। और ये फिस्कल पॉलिसी का कंसेप्ट इकोनॉमिक्स में कब वजूद में आया? ये वजूद में आया जब 1930s में डिप्रेशन चल रहा था यूएस इकोनॉमी में। तो उस टाइम जेएम कीन्स जो थे, जिनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, तो इन्होंने ये कंसेप्ट फिर फ्रेम किया फिस्कल पॉलिसी का जब 1930s में इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था यूएस इकोनॉमी में। ठीक है, तो ये है फ्रेंड्स एक जनरल ओवरव्यू, एक जनरल मीनिंग इस फिस्कल पॉलिसी का। तो शॉर्ट में
मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि फिस्कल पॉलिसी जो है वो क्या है। तो फिस्कल पॉलिसी कुछ डिफिकल्ट नहीं है। फिस्कल पॉलिसी आप ऐसे समझेंगे कि ये जो रेवेन्यू होता है गवर्नमेंट का और एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का, इस रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर कंपोनेंट्स को गवर्नमेंट इस तरह से बैलेंस करती है ताकि जो डिजायर्ड गोल्स होते हैं गवर्नमेंट के, लाइक इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, इनकम इक्वालिटी एंड प्राइस स्टेबिलिटी, ये गोल्स हासिल हो सके। और इन चीजों को हासिल करने के लिए जो गवर्नमेंट पॉलिसी फ्रेम करती है, जो पॉलिसी अडॉप्ट करती है, उस पॉलिसी को कहा जाता है फिस्कल पॉलिसी। ठीक है। और इस फिस्कल पॉलिसी के साइड में होती है एक पॉलिसी जिसको हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री फॉर्मुलेट करता है, लेकिन जो फिस्कल पॉलिसी होती है ये फॉर्मुलेट करती है गवर्नमेंट। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो एक कंट्री की होती है वही फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट करती है, फॉर्मुलेट करती है। फिस्कल पॉलिसी के साथ सेंट्रल बैंक का कोई ताल्लुक नहीं है, और इसी तरह से मॉनेटरी पॉलिसी के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी ताल्लुक नहीं है। ठीक है। सो फिस्कल पॉलिसी इज रिलेटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, whereas monetary policy is related to the central bank of a country like RBI in India। ठीक है। तो होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों फिस्कल पॉलिसी जो है इसके दो टाइप्स होते हैं। ठीक है। एक टाइप है इसका ऑटोमेटिक और बिल्ट इन फिस्कल पॉलिसी, और दूसरा टाइप है इसका डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी। एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे हम। ऑटोमेटिक और बिल्ट इन फिस्कल पॉलिसी ये क्या होती है। देखिए, ऑटोमेटिक फिस्कल पॉलिसी जो है इट इज अ चेंज इन फिस्कल पॉलिसी दैट इज ट्रिगर्ड बाय द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है। ये इकोनॉमी के स्टेट पर डिपेंड करता है। ये वो फिस्कल पॉलिसी है जिस पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता। ठीक है। तो गवर्नमेंट ऐसी कुछ पॉलिसीज फ्रेम करके रखती है कि जब भी इकोनॉमी में इंस्टेबिलिटी आती है तो ऐसी चेंजेस होती हैं, टैक्स रेट्स में ऐसी चेंजेस होती है या एक्सपेंडिचर में ऐसी चेंजेस होती है कि ऑटोमेटिकली जो इकोनॉमी है वो स्टेबिलिटी पे आ जाती है। ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक और बिल्ट इन फिस्कल पॉलिसी है। ठीक है। तो इस टाइम फिर गवर्नमेंट का कुछ कंट्रोल इस पे नहीं रहता, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट करती है। ठीक है। दिस काइंड ऑफ फिस्कल पॉलिसी एडजस्ट्स ऑटोमेटिकली, जैसे मैं अभी बोल रहा था कि ऑटोमेटिकली इसमें एडजस्टमेंट्स होते हैं फिर, एंड हेंस नो एक्सप्लिसिट एक्शन बाय द गवर्नमेंट इज नीडेड। इसलिए गवर्नमेंट की कोई भी एक्शन, कोई भी इंटरवेंशन इसमें जरूरत नहीं होती है। तो ऑटोमेटिक और बिल्ट इन फिस्कल पॉलिसी जो है ये ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट्स करती है इकोनॉमी में, इसलिए इसमें गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती। लेकिन जो हम फिस्कल पॉलिसी यहां पे पढ़ रहे हैं वो है डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी, जहां पर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन बाकायदा तौर पर होती है। ठीक है। तो वो ये डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी है। So what is discretionary fiscal policy? The deliberate policy changes which are meant to influence the level of economic activity may be called discretionary fiscal policy। तो ये deliberate policy एक होती है गवर्नमेंट की, ठीक है, जो जिसका मकसद होता है to influence the level of economic activity, यानी फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाए। ठीक है। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कंट्रोल में रहे। ठीक है। तो ये डिलिबरेट पॉलिसीज होती हैं गवर्नमेंट की, जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी। इस पर कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का। ठीक है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट डिलिबरेटली अल्टर्स टैक्स शेड्यूल्स एंड वेरियस एक्सपेंडिचर प्रोग्राम्स। तो इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट जो है डिलिबरेटली कुछ स्टेप्स उठाती है, टैक्स शेड्यूल में अल्टरेशंस होती है, चेंजेस होती हैं, या वेरियस एक्सपेंडिचर प्रोग्राम्स में चेंजेस होती है। जो फिस्कल पॉलिसी के कंपोनेंट्स आगे हम पढ़ेंगे, टैक्स पॉलिसी होती है, एक्सपेंडिचर पॉलिसी होती है। तो ये सारी है कंपोनेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये चीजें जो है ये फिर गवर्नमेंट चेंज करती है ताकि जो इकोनॉमी में इंस्टेबिलिटी आई है उसको स्टेबल रखा जाए। ठीक है। तो फिस्कल पॉलिसी का मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि इकोनॉमी को एक स्टेबल अंदाज में चलाया जाए, एक स्टेबल मैनर में चलाया जाए। ठीक है। तो फिस्कल पॉलिसी इज मेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी। इसका मकसद होता है कि इकोनॉमी को स्टेबल रखा जाए, इकोनॉमी में कोई इंस्टेबिलिटी ना आए। ठीक है। तो ये होता है फिस्कल पॉलिसी का मेजर ऑब्जेक्टिव। और ये डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी जो है इसी के बारे में अभी हम बात करेंगे आगे चल के। ठीक है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी।
ये फिस्कल पॉलिसी जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, क्या मकसद होते हैं इसके, ठीक है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ये होता है कि जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दिस जनरली मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ। तो फिस्कल पॉलिसी हो या मॉनेटरी पॉलिसी हो, इन दोनों का मकसद जो होता है इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, ठीक है। तो फिस्कल पॉलिसी का सबसे बुनियादी मकसद जो है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ, और इसी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वेरियस पॉलिसी गवर्नमेंट फ्रेम करती है ताकि हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रो हो जाए, ठीक है। इसी तरह से दूसरा ऑब्जेक्टिव जो है वो है फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हमारी कंट्री में, हमारी इकोनॉमी में, वो ऑप्टिमम उनकी यूटिलाइजेशन हो जाए, वो फुल्ली यूटिलाइज हो जाए। और इसका मतलब ये भी है कि जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, जो ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनको भी फुली यूटिलाइज किया जाए, उनको भी एम्प्लॉय किया जाए, ठीक है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑल द रिसोर्सेज, द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज अवेलेबल विद इन द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री, ठीक है। जो इकोनॉमी में जो भी रिसोर्सेज हैं, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज है या और कुछ रिसोर्सेज हैं, उनको फुल्ली यूटिलाइज किया जाए, एम्प्लॉय किया जाए, ये होता है फुल एम्प्लॉयमेंट, और ये फिस्कल पॉलिसी का एक ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। और एक ऑब्जेक्टिव है प्राइस स्टेबलाइजेशन। फिस्कल पॉलिसी का ये भी मकसद होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है कि जो प्राइस लेवल है उसको स्टेबल रखा जाए, ठीक है। प्राइस स्टेबिलिटी, क्योंकि हमने पढ़ा इन्फ्लेशन के बारे में, जब हमने पढ़ा या डिफ्लेशन हमने उसमें पढ़ा, तो हमने वहां पे देखा कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के कौन से अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे फिर इन्फ्लेशन के इफेक्ट्स पढ़े, तो वहाँ पे हमने पढ़ा कि जो वायरस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी होते हैं उन पर कैसा असर पड़ता है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन बोथ आर डेट्रीमेंटल फॉर द इकोनॉमी। हायर लेवल ऑफ इन्फ्लेशन और हायर लेवल ऑफ डिफ्लेशन, दे आर बोथ हार्मफुल फॉर द इकोनॉमी। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस को स्टेबल रखने के लिए, प्राइस को एक फिक्स्ड अंदाज में रखने के लिए गवर्नमेंट जो पॉलिसी इख्तियार करती है वो फिस्कल पॉलिसी है, और इस फिस्कल पॉलिसी का मकसद होता है प्राइस स्टेबिलिटी, ताकि इस प्राइस में इंस्टेबिलिटी ना आए और ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जो है ये डेट्रीमेंटल ना बने इकोनॉमी के लिए, ठीक है। इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो अपनी बजट प्रिपेयर करता है इन सच अ वे दैट बोथ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन आर कंट्रोल्ड। इस तरह से गवर्नमेंट की बजट प्रिपेयर होती है ताकि जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन हो दोनों को कंट्रोल किया जाए, ठीक है। तो प्राइस स्टेबलाइजेशन, प्राइस शुड नाइदर इंक्रीज at a faster rate nor decrease at a faster rate, because both are detrimental and harmful for the economy. Therefore, price stabilization is also one of the important objectives of fiscal policy of a country, of a central government. और एक ऑब्जेक्टिव जो है फिस्कल पॉलिसी का वो है इकोनॉमिक इक्वालिटी, और वी कैन से इनकम इक्वालिटी। देखिए, वी कैन विटनेस मेजर इनइक्वालिटीज इन इनकम इन टुडेज वर्ल्ड। आज की दुनिया में हम देखते हैं कि वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी दे आर हैविंग वेरियस डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ इनकम, ठीक है। इनकम गैप होता है हमारी इकोनॉमी में। तो मॉडर्न वेलफेयर गवर्नमेंट्स जो है, जो हमारा मॉडर्न स्टेट है वो वेलफेयर स्टेट है, ठीक है। तो वेलफेयर स्टेट जो होता है, जो वेलफेयर गवर्नमेंट होती है, ये लोगों के बीच में सोशल जस्टिस कायम करती है बाय इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ठीक है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ जब होती है तो तभी सोशल जस्टिस कायम हो सकती है। तो इस सोशल जस्टिस और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ को, इस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए ये गवर्नमेंट जो है फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट करती है, ठीक है। तो यही फिस्कल पॉलिसी वो इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा हथियार है जिस हथियार से ये इनकम और वेल्थ की जो गैप है वो रिड्यूस की जा सकती है, वो कम की जा सकती है, ठीक है। क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो सेक्शंस होते हैं, रिचर सेक्शंस और पुअर सेक्शंस, दे हैव अ लार्ज गैप अमंग देम, ठीक है। तो इनके बीच में बहुत बड़ी गैप है। इस गैप को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट जो पॉलिसी अडॉप्ट करती है वो है फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। तो इन गैप्स को कैसे रिड्यूस किया जाए? गवर्नमेंट जो है वो नए नए टैक्सेस इंपोज कर सकती है,
यानी टैक्स और एक्सपेंडिचर पॉलिसीज जो होती है गवर्नमेंट की, इनको चेंज कर सकती है गवर्नमेंट, इस अंदाज से चेंज कर सकती है ताकि जो ये गैप्स हैं बिटवीन रिच एंड पुअर पीपल, दे कैन बी रिड्यूस्ड। नाउ हाउ कैन दिस बी डन? देखिए, फॉर दिस इट इम्पोजेस न्यू टैक्सेस, नए टैक्सेस इंपोज किए जा सकते हैं, ठीक है, या पुराने जो टैक्सेस हैं उनको रेज किया जा सकता है, टैक्स रेट्स को, ठीक है, उन टैक्स रेट्स को रेज किया जा सकता है। और दूसरी तरफ यही गवर्नमेंट जो एक तरफ से टैक्स रेज करती है, दूसरी तरफ यही गवर्नमेंट जो है, ये जो लो लेवल इनकम के लोग होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, उन पर गवर्नमेंट कुछ खर्चा कर सकती है या सब्सिडीज दे सकती है, ठीक है, सब्सिडीज दे सकती है उनको, या नए टैक्सेस इंपोज कर सकती है जो उन लोगों के लिए जिनके पास ज्यादा इनकम है। तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा और जो गैप थी बिटवीन पुअरर एंड रिचर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, दैट विल बी रिड्यूस्ड। और एक ऑब्जेक्टिव जो है फिस्कल पॉलिसी का, वो है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। रीजनल डेवलपमेंट को बैलेंस करना, रीजन्स को अपने इकोनॉमी में जो भी हमारे रीजन्स हैं उनको डेवलप करना। इसलिए जब गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी एंड डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स, जो ग्रांट्स दिए जाते हैं स्टेट्स को, जब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को कुछ ग्रांट्स देती है तो उनका भी मकसद यही होता है कि इन रीजन्स को, इन स्टेट्स को डेवलप किया जाए, ठीक है। तो इस तरीके से इन रीजन्स को डेवलप किया जाता है जब गवर्नमेंट इनको स्टैट्यूटरी एंड डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स देती है, कुछ फंड्स प्रोवाइड करती है, तो इस तरीके से वो अपनी डेवलपमेंट करती है, ये स्टेट्स जो है, रीजन्स जो है वो अपनी डेवलपमेंट करते हैं। तो दोस्तों, अब है बारी उस इम्पॉर्टेंट पार्ट का जो इस लेक्चर का बहुत ही निहायत अहम हिस्सा है और जिससे एक्सपेक्टेड हैं क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ये एक निहायत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इस लेक्चर का। सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू टू बी कीन एंड इंटरेस्टिंग रिगार्डिंग दिस पार्ट ऑफ द टॉपिक। तो ये जो पार्ट है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही उम्दा पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दिस पार्ट इज नोन एज कंपोनेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो ये फिस्कल पॉलिसी के कंपोनेंट्स आपको समझने हैं, फिर तभी आप पूरा जो फिस्कल पॉलिसी है गवर्नमेंट की उसको समझ पाओगे। तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं फिस्कल पॉलिसी के। कौन कौन से स्टेप्स उठाती है गवर्नमेंट इस फिस्कल पॉलिसी में, ठीक है। ये एक पॉलिसी होती है और इस पॉलिसी में कौन कौन से स्टेप्स उठाती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसकी 4 कंपोनेंट्स, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं 4: टैक्सेशन पॉलिसी, एक्सपेंडिचर पॉलिसी, पब्लिक बोरोइंग्स एंड बजटरी पॉलिसी। नाउ वी विल डिस्कस ऑल ऑफ देम वन बाय वन। एक एक करके हम सारे कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे। टैक्सेशन पॉलिसी, एक्सपेंडिचर पॉलिसी, पब्लिक बोरोइंग एंड बजटरी पॉलिसी। लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन। तो सबसे पहले बात करेंगे टैक्सेशन पॉलिसी की। ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फिस्कल पॉलिसी का, टैक्सेशन पॉलिसी। व्हाट इज द टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट? देखिए, गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू होता है, जो गवर्नमेंट की इनकम होती है, वो आती है फ्रॉम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। गवर्नमेंट के डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं और उनमें से बहुत ही निहायत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है उस इनकम का, वो है टैक्सेस, एंड दीज टैक्सेस इंक्लूड बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। डायरेक्ट टैक्सेस भी इसमें इंक्लूड होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी इसमें इंक्लूड होते हैं। और ये टैक्स क्या होता है? टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट होता है जो एक इंडिविजुअल को देना पड़ता है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, ठीक है। ये होता है एक टैक्स, एंड दीज टैक्सेस आर classified into direct and indirect taxes, and both the direct and indirect taxes, they form a major component of the revenue of the government. ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है, गवर्नमेंट की इनकम होती है, ठीक है। अब जो ये डायरेक्ट टैक्सेस हैं, इनमें क्या क्या इंक्लूड होता है? इनमें पर्सनल इनकम टैक्सेस ऑन पर्सनल इनकम, जो हमारे पास इनकम होती है, इनकम टैक्स जो हम देते हैं, जो हमारी सैलरी पे इनकम टैक्स लगता है, ठीक है, तो वो इनकम टैक्स इसमें इंक्लूड होता है। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स इसमें इंक्लूड होता है, वेल्थ टैक्स इसमें इंक्लूड होता है और प्रॉपर्टी टैक्स इसमें इंक्लूड होता है। ये हैं डायरेक्ट टैक्सेस। लेकिन इनमें सबसे बड़ा कंपोनेंट जो है गवर्नमेंट की रेवेन्यू का, वो है कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स जो है, ये सबसे बड़ा कंपोनेंट है, ये सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स गवर्नमेंट इनकम। अब जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, इनका दूसरा नाम कमोडिटी टैक्सेस भी है। इनडायरेक्ट टैक्सेस का नाम दूसरा नाम है इनका कमोडिटी टैक्स। इनमें कौन कौन से टैक्सेस इंक्लूड होते हैं? टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, लाइक एक्साइज ड्यूटी होती है, कस्टम ड्यूटी होती है, सर्विस टैक्स होता है या इंपोर्ट ड्यूटी होती है। ये सारे जो हैं ये इनडायरेक्ट टैक्सेस में इंक्लूड होते हैं।
अब ये टैक्सेशन डिसीजन जो होती है गवर्नमेंट की कि कितना टैक्स लेवी किया जाए, कितना टैक्स इंपोज किया जाए या कितना टैक्स रिड्यूस किया जाए, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। क्योंकि बैलेंस टैक्सेशन डिसीजन जो होती है गवर्नमेंट की, यानी टैक्सेशन डिसीजन जब गवर्नमेंट लेती है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। क्यों बैलेंस्ड होनी चाहिए? क्योंकि इसके दो वजूहात हैं, ठीक है। एक वजह यह है कि हायर देन यूजुअल टैक्स रेट विल रिड्यूस द परचेजिंग पावर ऑफ पीपल, ठीक है। जब हायर टैक्सेशन रेट, जब गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस इंपोज करेगी तो इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से लोगों के पास जो परचेजिंग पावर था, जो मनी था लोगों के पास, वो कम हो जाएगा एंड विल लीड टू डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन। तो इस तरीके से जब लोगों के पास से पैसा निकल जाएगा, वो गवर्नमेंट के पास जाएगा, तो लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे और प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो जब हायर टैक्सेस लगेंगे तो लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं रहेगा, मनी ज्यादा इकोनॉमी में नहीं रहेगा और ये मनी गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, तो इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट भी कम होगा और प्रोडक्शन भी कम होगी, ठीक है। तो दोनों चीजों पर असर पड़ेगा, इसलिए ज्यादा टैक्स इंपोज करना भी ठीक नहीं है। अब अगर कम टैक्स यानी लोअर रेट ऑफ टैक्स इंपोज किया जाए, ठीक है, यूजुअल टैक्स से कम अगर टैक्स इंपोज किया जाए तो इससे क्या होगा? इट विल लीव मोर मनी विद द पीपल। इससे इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, लोगों के पास ज्यादा पैसा रहेगा और जब ज्यादा पैसा रहेगा तो हमने पढ़ा है मनी सप्लाई इंक्रीजेस इन्फ्लेशन, इससे इन्फ्लेशन हो जाएगी इकोनॉमी में, ठीक है। तो इन्फ्लेशन से जो हमने प्रॉब्लम्स पढ़ी वो फिर हो जाएंगी, ठीक है। जो इफेक्ट्स, बैड इफेक्ट्स थे इन्फ्लेशन के, वो हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए एक बैलेंस्ड अप्रोच इसमें होना चाहिए। टैक्स डिसीजन जो है गवर्नमेंट की, टैक्सेशन सिस्टम जो है उसमें एक बैलेंस्ड अप्रोच फॉलो करना होता है गवर्नमेंट को। न ज्यादा हायर देन यूजुअल टैक्स रेट, यूजुअल जो टैक्स रेट है उससे ज्यादा भी नहीं रख सकते या उससे कम भी ज्यादा नहीं रख सकते, ठीक है। क्योंकि दोनों अंदाजों में, दोनों मैनर्स में, दोनों अप्रोचेस फॉलो करके फिर नुकसान हो जाएगा, ठीक है। अगर हम ज्यादा टैक्स रखेंगे तो इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन कम होगी क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा। अगर कम टैक्स रखेंगे तो लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा, मनी सप्लाई इंक्रीज होगी और इन्फ्लेशन हो जाएगी, ठीक है। सो अ बैलेंस्ड अप्रोच इन दिस रिगार्ड इज नीडेड, ठीक है। Thus the government has to make a balance and impose correct tax rate for the economy. इसलिए गवर्नमेंट को एक बैलेंस्ड अप्रोच यहाँ पे फॉलो करना है और उसी तरीके से टैक्स रेट इंपोज करनी है। तो फ्रेंड्स, ये है पहली पॉलिसी गवर्नमेंट की, टैक्सेशन पॉलिसी, जो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फिस्कल पॉलिसी का। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस। अगर किसी को समझ नहीं आएगा तो वो फिर से सुने, वो फिर से इसको रिवाइज करे। आई होप कि मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने इस तरीके से आपके सामने ये प्रेजेंट किया कि बहुत ही आसान तरीके से, अदरवाइज ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना, लेकिन आई हैव ट्राइड टू मेक इट वेरी इजी फॉर यू। तो जिस फ्रेंड को नहीं समझ आया होगा तो वो फिर से इसको रिवाइज करे। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम दूसरी पॉलिसी क्या होती है। दूसरी जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की वो होती है, जो दूसरा कंपोनेंट जो है फिस्कल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट का, वो है एक्सपेंडिचर पॉलिसी, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, जब गवर्नमेंट के पास अब पैसा आया, रेवेन्यू आया, इनकम आई थ्रू टैक्सेशन सिस्टम, थ्रू टैक्सेस, वेरियस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, अब जब गवर्नमेंट के पास पैसा आया तो अब इसको ये एक्सपेंडिचर भी करना है, ठीक है, ये स्पेंड भी करना है ये मनी फॉर वेरियस पब्लिक पर्पसेस, ठीक है। तो वो चीज हम इस एक्सपेंडिचर पॉलिसी में पढ़ने जा रहे हैं। एक्सपेंडिचर पॉलिसी जो होती है गवर्नमेंट की, ये डील करती है दो चीजों के साथ। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। दोनों चीजें समझने की बहुत ही जरूरत है यहां पर, क्योंकि एग्जाम में एक्सपेक्टेड होते हैं इन चीजों से क्वेश्चंस, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये चीज पहले हम जानने की कोशिश करेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है, ये वो एक्सपेंडिचर है जिस एक्सपेंडिचर में आप दो कैरेक्टरिस्टिक्स पाओगे, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिसमें आप दो फीचर्स पाओगे, ठीक है। पहला फीचर ये है कि ये एक्सपेंडिचर जो होता है ये गवर्नमेंट के लिए कोई एसेट, नया एसेट क्रिएट नहीं करता, ठीक है। तो पहला फीचर इसका ये है। दूसरा फीचर इसका ये है दैट इट डज नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। ये गवर्नमेंट की लायबिलिटी में कोई भी कमी नहीं करता, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसमें आप दो फीचर्स देखोगे। एक ये कि ये गवर्नमेंट के लिए कोई नया एसेट क्रिएट नहीं करता,
दूसरा फीचर इसका ये है दैट इट डज नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की लायबिलिटी में कोई रिडक्शन नहीं करता। ठीक है, ये होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हम इंक्लूड करते हैं लाइक ओल्ड एज पेंशन देते हैं, ठीक है, या सैलरीज देते हैं एम्प्लॉयज को, स्कॉलरशिप्स देते हैं। तो ये जो स्कॉलरशिप्स हैं, सैलरीज हैं, ओल्ड पेंशन हैं, इन चीजों से गवर्नमेंट का कोई एसेट क्रिएट नहीं होता। ठीक है, और ना ही ये एक्सपेंडिचर जो है ये गवर्नमेंट की किसी लायबिलिटी को रिड्यूस करता है। ठीक है, तो इसलिए इस एक्सपेंडिचर को कहा जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसी तरह से जब फ्लड्स और अर्थक्वेक्स आते हैं तो उनको कंपेंसेट करने के लिए जब एक्सपेंडिचर करती है गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल J&K में 2014 में जब फ्लड आया तो अगर गवर्नमेंट ने कोई कुछ अमाउंट इसको कंपेंसेट कर, इस लॉस को कंपेंसेट करने के लिए दिया तो वो एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बिकॉज इस एक्सपेंडिचर की वजह से गवर्नमेंट के लिए कोई नया एसेट तैयार नहीं हुआ और ना ही इस एक्सपेंडिचर ने गवर्नमेंट की किसी लायबिलिटी को रिड्यूस किया। ठीक है, तो इन चीजों को जो सैलरीज ऑफ एम्प्लॉइज, ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप्स एंड कंपेंसेशन फॉर वेरियस नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड्स एंड अर्थक्वेक्स, ऑल दीज आर इंक्लूडेड अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब दूसरा जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये सिंपली आप समझोगे जो इसके अपोजिट होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अपोजिट कैपिटल एक्सपेंडिचर फिर वो एक्सपेंडिचर होगा जो गवर्नमेंट के लिए एसेट्स भी क्रिएट करता है और गवर्नमेंट की लायबिलिटीज में रिडक्शन भी करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इसकी एग्जांपल ऐसे दे सकते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन रोड्स एंड बिल्डिंग्स। ये जब रोड्स एंड बिल्डिंग्स पर, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर एक्सपेंडिचर होता है तो एक एसेट होता है तैयार गवर्नमेंट के लिए। या रिपेमेंट ऑफ लोन्स बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जब रिपे करती है अपनी लोन्स तो उसकी लायबिलिटी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो दोनों एग्जांपल्स हैं हमारे सामने। या परचेज ऑफ शेयर्स, जब गवर्नमेंट को शेयर्स परचेज करती है तो वो एक एसेट तैयार होता है गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, या लोन्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को लोन्स देती है तो वो भी एक एसेट तैयार होता है, यानी फिर स्टेट गवर्नमेंट्स को ये वापस देना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो एक्सपेंडिचर्स है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर पॉलिसी जो है गवर्नमेंट की, इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये दोनों किस्म के एक्सपेंडिचर्स जो है ये कहां कहां पे होते हैं, ये एजुकेशन पे होते हैं, ये हेल्थ पे होते हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे होते हैं, या जो भी इंटरनल एक्सटर्नल डेट्स होते हैं गवर्नमेंट के, ये पब्लिक डेट हम आगे पढ़ेंगे, ये इंटरनल एक्सटर्नल डेट हम आगे पढ़ेंगे, पब्लिक डेट ये इसी का एक कंपोनेंट है फिस्कल पॉलिसी का, तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो इन चीज़ों पे ये पब्लिक जो एक्सपेंडिचर होता है, ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, ये इन चीज़ों पे होता है। ठीक है, इसके बाद और एक कंपोनेंट है इस फिस्कल पॉलिसी का, वो है पब्लिक बोरोइंग्स और गवर्नमेंट बोरोइंग्स। ठीक है, कभी कभी गवर्नमेंट को बारो करने की भी जरूरत पड़ती है, कभी कभी गवर्नमेंट को उधार लेने की भी जरूरत पड़ती है। तो ये हम आगे देखेंगे यहाँ पे कि क्यों गवर्नमेंट को बारो करने की जरूरत पड़ती है। देखिए, जब इनकम गवर्नमेंट की इसके एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो, ठीक है, जब व्हेन इनकम ऑफ द गवर्नमेंट इज ग्रेटर देन इट्स एक्सपेंडिचर, ठीक है, व्हेन इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर, उस वक्त इस कंडीशन को कहा जाता है सरप्लस बजट। ठीक है, सरप्लस बजट। व्हेन द expected income revenue of the government is more than its expenditure, then this situation is known as surplus budget. And if there is an inverse condition like expenditure is more than income, जब खर्चा ही ज्यादा होगा और आमदनी कम होगी, इनकम कम होगी, तो इसको कहेंगे हम डेफिसिट बजट। ठीक है, तो ये मसला तो ठीक है, जब गवर्नमेंट की इनकम ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है तो इनकम जब ज्यादा होगी और एक्सपेंडिचर कम होगा तो कुछ सेव भी किया जा सकता है, ये बात तो सही है। लेकिन जब एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा तो आमदनी 28 खर्चा रुपया, जब ऐसी कंडीशन होगी, जब एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा तो इनकम कम होगी, उस टाइम उसको कहा जाता है डेफिसिट बजट। और ये डेफिसिट बजट जो है ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है और इसी डेफिसिट बजट की वजह से गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ता है। ठीक है, इसी डेफिसिट बजट को फंड करने के लिए, फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट हैज टू बोरो। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ता है, क्योंकि इसके पास डेफिसिट बजट होती है, एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, इनकम कम होती है, तो इस
गैप को फुलफिल करने के लिए, एक्सपेंडिचर को बराबर करने के लिए गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट कहां से बोरो करती है? गवर्नमेंट डोमेस्टिक बोरोइंग्स भी करती है, यानी विद इन द कंट्री बोरो करती है, या फॉरेन रिसोर्सेज, फॉरेन सोर्सेज जो है वहां से भी, फॉरेन कंट्रीज से भी बोरो करती है। और इस पॉलिसी, ये जो पॉलिसी गवर्नमेंट फिर बोरोइंग की पॉलिसी जब गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है, इसको कहा जाता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। ठीक है, deficit financing means when the expenditure is more than income, then government borrows from domestic and foreign sources. This is known as deficit financing. इस चीज को कहा जाता है deficit financing। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो पब्लिक बोरोइंग्स है या गवर्नमेंट की बोरोइंग्स हैं, इसके दो टाइप्स हैं, इंटरनल बोरोइंग्स एंड एक्सटर्नल बोरोइंग्स। ठीक है, इंटरनल बोरोइंग्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? बोरोइंग्स फ्रॉम पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ ट्रेजरी बिल्स एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ठीक है, इंटरनल बोरोइंग्स में गवर्नमेंट जो है पब्लिक से बोरो करती है इन द फॉर्म ऑफ ट्रेजरी बिल्स के फॉर्म में और गवर्नमेंट बॉन्ड्स के फॉर्म में, और सेंट्रल बैंक से भी बोरो करती है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी बोरो करती है इंडियन गवर्नमेंट कभी कभी। ठीक है, तो पिछली बार आपने देखा होगा कि जब मोदी गवर्नमेंट ने बोरो किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, ठीक है, तो ये चीज भी होती है कभी कि इंटरनल बोरोइंग्स में एक होती है बोरोइंग्स फ्रॉम पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ ट्रेजरी बिल्स एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स, और सेंट्रल बैंक से भी बोरो किया जाता है। ठीक है, तो एक्सटर्नल बोरोइंग्स में क्या आता है? इट इंक्लूड्स बोरोइंग्स फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स, जो फॉरेन गवर्नमेंट्स होती हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं लाइक वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो इनसे भी गवर्नमेंट कभी कभी बोरो करती है। जैसे 1991 में यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी इंडिया में, तो उस टाइम भी इंडिया ने जब पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, उस टाइम भी इंडिया ने कहां से बोरो किया था? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। तो जब एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी इंडिया ने अडॉप्ट की थी। तो ये है एग्जांपल्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोरोइंग्स की। तो बोरोइंग्स की क्यों जरूरत पड़ती है गवर्नमेंट को? फॉर डेफिसिट फाइनेंसिंग। ठीक है, government borrows money for deficit financing because when it has a deficit budget, its expenditures are more than its income, then it has to finance the deficit budget. इसको deficit budget को finance करने की जरूरत पड़ती है, तो इस deficit financing के लिए गवर्नमेंट बोरो करती है फ्रॉम बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। वो हमने देखा कि इंटरनल सोर्सेज में क्या इंक्लूड होता है और एक्सटर्नल सोर्सेज में क्या इंक्लूड होता है। तो ये है पब्लिक बोरोइंग, एक और कंपोनेंट फिस्कल पॉलिसी का। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम एक और इसका कंपोनेंट क्या है। तो लास्ट फीचर जो है, इस लास्ट कंपोनेंट जो हमने एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट देयर आर 4 की कंपोनेंट्स, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ दिस फिस्कल पॉलिसी। सो द लास्ट कंपोनेंट इज बजटरी पॉलिसी। नाउ व्हाट इज दिस बजटरी पॉलिसी? इट इज अ पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टू कीप इट्स बजट इन बैलेंस। ठीक है, ये एक ऐसी पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की जिस पॉलिसी से गवर्नमेंट अपनी बजट को बैलेंस में रखता है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था ऊपर, जब गवर्नमेंट की इनकम जब एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होती है तो उसको हम कहते हैं सरप्लस बजट। जब एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा होता है तो उस टाइम हम कहते हैं डेफिसिट बजट। ठीक है, तो इस गैप को कम करने के लिए, इसको बराबर करने के लिए, बैलेंस रखने के लिए जो पॉलिसी गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है वो है बजटरी पॉलिसी। ठीक है, व्हेन द गवर्नमेंट कीप्स इट्स एक्सपेंडिचर इक्वल टू इट्स रेवेन्यू। अब अगर कभी गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू के बराबर रखा, इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर थे, तो उस हालत को कहा जाता है बैलेंस्ड बजटरी पॉलिसी। ठीक है, या दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कभी कि एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू, देन इट इज नोन एज डेफिसिट बजटरी पॉलिसी। ठीक है, देखिए यहां पे कंफ्यूजन होगा कई लोगों को कि जो मैंने ऊपर बोला था अभी कि जब जो है एक्सपेंडिचर जो है वो इनकम से ज्यादा होता है। ठीक है, जब एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा होता है उसको कहा जाता है बजट डेफिसिट या डेफिसिट बजट। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि यहां पर भी तो वही कहा जाता है, फिर इसका नाम क्या है? डेफिसिट बजटरी पॉलिसी। देखिए हम यहां पॉलिसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, वहां पे वो सिचुएशन एक थी जब एक्सपेंडिचर था ज्यादा रेवेन्यू से या इनकम से। ठीक है, तो उस कंडीशन को कहा जाता था बजट डेफिसिट या डेफिसिट बजट। ठीक है, लेकिन ये एक पॉलिसी है, यहां पर ये गवर्नमेंट खुद डिलिबरेटली करता है, कभी डिलिबरेटली अपना एक्सपेंडिचर जो है वो रेवेन्यू से ज्यादा रखता है, तो उस पॉलिसी को कहा जाता है डेफिसिट बजटरी पॉलिसी। ये एक डिलिबरेट पॉलिसी होती है, वो कभी कंडीशन अराइज होती है, लेकिन ये वाली एक डिलिबरेट पॉलिसी होती है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन मुझे लगता है आप लोगों का क्लियर हुआ होगा।
नाउ व्हेन द गवर्नमेंट अडॉप्ट्स द पॉलिसी ऑफ कीपिंग इट्स एक्सपेंडिचर लोअर देन द रेवेन्यू, जब गवर्नमेंट कभी ऐसी पॉलिसी भी करता है कि एक्सपेंडिचर जो है, इसका खर्चा जो है इसका रेवेन्यू से कम रखता है, तो इस पॉलिसी को कहा जाता है सरप्लस बजटरी पॉलिसी। और कौन सी पॉलिसी गवर्नमेंट अडॉप्ट करे, चाहे गवर्नमेंट कभी बैलेंस्ड बजटरी पॉलिसी अडॉप्ट करे, डेफिसिट बजटरी पॉलिसी या सरप्लस बजटरी पॉलिसी, ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ये इकोनॉमी की कंडीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे जिस किस्म की बजटरी पॉलिसी की इकोनॉमी को जरूरत होगी, उसी हिसाब से गवर्नमेंट भी वो वाली पॉलिसी अडॉप्ट करती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा लेक्चर आज का, जो फिस्कल पॉलिसी के रिलेटेड था। आई होप कि इंशाल्लाह ये सब कुछ आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों ने पूरा फिस्कल पॉलिसी जो है, कंपोनेंट्स इसके, ऑब्जेक्टिव इसके और मीनिंग इसका, ये सारा कुछ आपने समझा होगा। और जो आपके सिलेबस में दिया है स्कोप एंड मेथडोलॉजी, वो सारा कुछ इसी में इंक्लूड होता है। स्कोप एंड मेथडोलॉजी में यही कंपोनेंट्स उसमें इंक्लूड होते हैं। तो आई थिंक कि ये सब कुछ आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। तो आप लोगों की क्लियरिफिकेशन के लिए, आप लोगों के मजीद आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए मैंने कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रखे हैं, मैं एमसीक्यूज रखे हैं, ताकि आपने जो अभी फिस्कल पॉलिसी पढ़ी वो उसकी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को पूरी तरह से चेक हो कि आप लोगों ने कितना अंडरस्टैंड किया। तो चलिए देखते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, वो एमसीक्यूज क्या है। और इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो एमसीक्यूज में बताने जा रहा हूं, इनका आंसर मैं यहां पे नहीं दूंगा। आई नीड इट्स आंसर इन कमेंट सेक्शन। जो भी मेरे फ्रेंड्स, मेरे सब्सक्राइबर्स यहां पे देखते हैं ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, तो इन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। आई वांट टू चेक द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ ईच एंड एवरी कैंडिडेट। ठीक है, तो ऑनेस्टली और सिंसियरली ये ऑब्जेक्टिव्स आप सॉल्व करना, रिवाइज नहीं, वीडियो रिवाइंड नहीं करना, पीछे नहीं जाना, आप खुद ये सारा वीडियो देख के फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। आई वांट टू चेक द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ ईच एंड एवरी कैंडिडेट अमंग यू। तो चलिए देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर हमने रखा है वो ये है कि इन इंडिया फिस्कल पॉलिसी इज फॉर्मुलेटेड बाय। इंडिया में फिस्कल पॉलिसी जो है कौन फॉर्मुलेट करता है? क्या ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर्मुलेट करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, या प्लानिंग कमीशन, नाउ नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, क्या ये नीति आयोग या प्लानिंग कमीशन करता है? इन चार ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन देखना है कि फिस्कल पॉलिसी जो है इंडिया में ये कौन फॉर्मुलेट करता है। ठीक है, ये चीज देखनी है आपको, एंड इसका आंसर मुझे कमेंट्स में मिलना चाहिए। फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। इनमें से कौन सा ऑप्शन है, इनमें से कौन सा कंपोनेंट है जो फिस्कल पॉलिसी का पार्ट नहीं है? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, बोरोइंग्स फ्रॉम IMF एंड इंटरेस्ट रेट्स। इन चार में से देखना है आप लोगों को कौन सा ऑप्शन वो है जो फिस्कल पॉलिसी का, गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी का पार्ट नहीं होता है। तो इनमें से आप लोगों को देखना है कि राइट ऑप्शन क्या है, और वो राइट ऑप्शन आप लोगों को कमेंट्स में लिखना है। फ्रेंड्स, तीसरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने रखा है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंपोनेंट्स ऑफ पब्लिक डेट और पब्लिक बोरोइंग। ठीक है, गवर्नमेंट जो डेट लेता है, कर्जा लेता है, बोरोइंग लेता है, इनमें से कौन सा उसका कंपोनेंट है? ठीक है, चाहे एक है या दो है या तीन है, आप लोगों को जवाब देना है। पब्लिक बोरोइंग, ट्रेजरी बिल्स, सिक्योरिटीज इशूड बाय RBI। तो इनमें से देखना है आप लोगों को कि कौन सा है जो कंपोनेंट है पब्लिक डेट का, यानी पब्लिक डेट में कौन कौन सी चीज इंक्लूड होती है। पब्लिक बोरोइंग्स, ट्रेजरी बिल्स, सिक्योरिटीज इशूड बाय RBI। तो ओनली वन एंड टू ओनली, 1, 2 एंड 3। तो राइट ऑप्शन आप लोगों को देना है A, B, C और D। इनमें से कौन सा है जो पब्लिक डेट यानी गवर्नमेंट के बोरोइंग्स में इंक्लूड होता है। तो ये थे 3 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आप लोगों के लिए। आई होप कि पूरा जो है लेसन, पूरा जो चैप्टर है ये वाला फिस्कल पॉलिसी के रिलेटेड, ये आप लोगों ने समझा होगा, अच्छी तरह से समझा होगा। और इसके MCQs इंशाल्लाह जब हम PDF आप लोगों को देंगे तो उसमें सारे MCQs इसके भी इंक्लूड हो जाएंगे, और सारे जो लेक्चर्स हमने अभी तक डिस्कस किए हैं उसके इंक्लूड हो जाएंगे। तो तब तक जब तक हम अगला लेक्चर आप लोगों के सामने लेके आएंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।